पंचायत आज तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान अर्जुन राम मेघवाल जी जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, लेकिन आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी जिसने 2 बार लगातार अपनी सरकार बनाई हो वो तीसरी बार भी सत्ता में आए। तो चूंकि हरियाणा का ये कार्यक्रम है और मेरा पहला सवाल, आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है, ऐसा क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हैट्रिक लगाने में वो हरियाणा में इस बार कामयाब होगी? देखिए चित्रा जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया जो गुड गवर्नेंस से और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। सरकारें वही रिपीट होती है जो गवर्नेंस अच्छा दे या डेवलपमेंट तेजी से करे। जनता के भी समझ में आ गया कि जहाँ डबल इंजन की सरकार होती है वहाँ गवर्नेंस भी अच्छा होता है, डेवलपमेंट भी तेजी से होता है। मैं अभी यहाँ बैठे बैठे सुन भी रहा था, कुछ चीज़ें हमारे विरोधी दल जो दुष्प्रचार और भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, वो काठ की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ती है, ऐसा भी हरियाणा की जनता को समझ में आ रहा है। संविधान का विषय आया अभी कि संविधान बदल देंगे, ये झूठ प्रचार था, दुष्प्रचार था। आरक्षण का मुद्दा आया, आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण के बारे में तो हमारे कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वो अमेरिका में जाकर के बोल रहे हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो ये सब चीज़ें नीचे पहुंची है और विषय बहुत से पहुंचे। मैं तो खैर हरियाणा में कई दिनों से घूम रहा हूँ। धीरे धीरे चुनाव तेजी से आगे बढ़ भी रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा एजेंडा 2 ही है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। आरक्षण के मुद्दे पर जो चोट लगी है आप लोगों को लोकसभा के चुनाव में, अब राहुल गांधी के अमेरिका वाले आरक्षण के बयान को आप लोगों ने लपक लिया है और लग रहा है कि हरियाणा में ये काम कर जाएगा। नहीं, चोट नहीं है जी चित्रा जी। हम ये बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस का चरित्र ही है। बाबा साहब 1951 में जब इस्तीफा देते हैं नेहरू मंत्रिमंडल से, 51 में सितंबर 51, तब भी वो कहते हैं कि एक कारण ये भी है, कई कारण है उसमें, 4-5 कारण है, पर एक कारण ये भी है नेहरू जी, आपने वादा किया था कि हम ओबीसी कमीशन बनाएंगे, आपने नहीं बनाया। आरक्षण के विरोध में नेहरू जी थे। 56 में वो रिपोर्ट खारिज की, 61 में वो मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हैं कि आई डिसलाइक रिजर्वेशन, ये शब्द यूज किया उन्होंने, तो नेहरू जी। फिर इंदिरा जी ने काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट को दबा दिया। फिर आगे आपके राजीव गांधी जी, वो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा में आई तो आपको पता वो कितने घंटे बोले? इतना लंबा भाषण कभी नहीं देते थे वो। 2 घंटा 43 मिनट बोले और रिजर्वेशन के खिलाफ ही बोले, ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ, जिसकी ये अब पक्ष ले रहे हैं, यू टर्न जिसको अभी कह रहे हैं कि हमने यू टर्न ले लिया है। तो इनके पिताजी तो बहुत खिलाफ बोले थे। भाषण उठा के देख लीजिए ना, लोकसभा में फ्लोर पे है वो। तो 2 घंटे 43 मिनट किसको कहते हैं? और इसलिए उनके मन में था कि हम रिजर्वेशन समाप्त करेंगे, तो बैकअप माइंड में जो था वो अमेरिका में जाके निकला। लेकिन उन्होंने कहा कि जब सभी को समान अधिकार मिल ऐसा नहीं था। हाँ। उन्होंने कहा अवसर आएगा, तो इसका मतलब सत्ता में आते ही खत्म करने की मूड में हो क्या? ये आप 51 से देख लीजिए ना, नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव गांधी जी से, अब इनका, इसलिए बोल गए ना वो, इनके है मन में ही है कि हम सत्ता में आएंगे तो रिजर्वेशन समाप्त करेंगे, लेकिन हम समाप्त नहीं होने देंगे। आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दा राहुल गांधी का अमेरिका वाला आप लोग लेकर आए हैं हरियाणा के चुनाव में, ये काम करेगा? तो वही बोले हैं ना, वो खुद ही बोले हैं वहां। वो एक मुद्दा नहीं बोले हैं जी, वो सिखों पे बोल गए कि भारत में सिख समाज के लोग पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। पूरा सिख समाज विरोध कर रहा है। और वहां बैठे कौन लोग थे? जो देश तोड़ने वाले लोग हैं वो बैठे थे, उनके सामने बोल गए। वो उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। गलत कैसे निकाला? यही बोले, आप दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, यही बोले, यही बोला है वो। यहां आकर के वो एक्स पे कुछ भी लिखे हैं, बोले वहां वही हैं, इसलिए उन्होंने तालियां बजाई है। तो इसका मतलब भारत का अपमान करना, भारत, अच्छा ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल गए वो कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं था, ये भी बोले हैं वहां।
वो 2 जगह से कैसे जीत गए जी? निर्वाचन आयोग तो निष्पक्ष नहीं था, कैसे बोल गए जी वो? उनको शर्म आनी चाहिए भी, वो ऐसे कैसे बोल गए? निर्वाचन आयोग की पूरे संसार में तारीफ होती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी उनको। निर्वाचन आयोग को बोल गए, पता नहीं कहां कहां बोल गए, वो देश का अपमान करते हैं आजकल, लेकिन जनता उनको माफ नहीं करेगी जी। इस शब्द के लिए तो माफ नहीं करेगी जी जो इन्होंने बोला है। दलित समाज तो रिजर्वेशन वाले शब्द पे एकदम खिलाफ है, और संस्थाओं पे जो उन्होंने कहा कि हमारी संस्थाएं बेकार हो गई है, उस पे आपके पूरे देश में बुद्धिजीवी वर्ग भी कह रहे हैं ये क्या बोल गए भी वो अच्छा जिम्मेदार पोस्ट पे अब तो ही इज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और किसके सामने बोल रहा हूं। और जो हमेशा अमेरिका में भारत का विरोध करते हैं उनके साथ बैठ के आप फोटो भी खिंचा रहे हो, चर्चा भी कर रहे हो, क्या है, क्या संदेश देना चाहते हो भाई? ये तो हम पूछेंगे नहीं क्या? हम पूरी पूछेंगे। तैयारी करके मंत्री जी आए हुए हैं कि आज तो राहुल गांधी के बारे में ही बोलना है बिल्कुल, और इधर उधर नहीं जाना है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया उसी के इर्द गिर्द रखना है पूरा का पूरा कार्यक्रम। देखिए, मैं आप जो और पूछेंगे तो उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन वो बोले कि नहीं बोले ये बताओ? बोले हैं वो। अब वो कितना ही घुमाए, उनका इतना जो विरोध हो रहा है इसलिए वो घुमा रहे हैं कि नहीं मेरे शब्दों का भाव ये था। भाव क्या होता है जी? When time will come, we will abolish the reservation, ये बोले हैं, इसका मतलब रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, शब्द बोले हैं। हमारा तो कोई नेता ऐसा बोला ही नहीं, तो अभी आपने दुष्प्रचार किया कि 400 सीटें आएंगी तो ये बीजेपी वाले रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। ये तो हमारा तो नेता ऐसा कोई बोला ही नहीं, इसलिए काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती जी। राजीव, ठीक है। हाँ। अब किसकी कांट की आंधी कहां चढ़ने जा रही है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मेघवाल साहब, अब मेरा अगला सवाल है, आप लोगों की ओर से कामकाज के इतने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, आप लोग लगातार गिनाते हैं, केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी। अगर राज्य में इतना कामकाज किया गया था तो चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री का चेहरा हरियाणा में क्यों बदलना पड़ गया? देखिए, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और ये हर राजनीतिक पार्टियां करती रहती है। इसका कोई इससे चुनाव और उससे कोई संबंध नहीं रहता। हमारा संसदीय बोर्ड फैसला करता है कि अब किसको हमें मुख्यमंत्री रखना है और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। ये हमारे संसदीय बोर्ड का विषय रहता है, तो इस विषय में संसदीय बोर्ड का निर्णय आखिरी ही होता है। खट्टर साहब का चेहरा रहता तो आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल होती, इस वजह से उनको हटाना पड़ गया। फिर खट्टर केंद्र में साहब का लेकर काम गए। ऐसा नहीं है कि खट्टर साहब का काम बोल रहा है जी। मैं तो खुद गांव में जा रहा हूं, मैं कल ही था, मुझे किसी ने कहा कि रोहतक के गांव में ये स्थिति है, ये स्थिति। मैं रोहतक के गांव में था, कल परसों था वहां, मैंने पूछा। लेकिन एक चीज तो बहुत जोरदार तरीके से रोजगार के अवसर पर बोल रहे हैं, बिना पर्ची और बिना खर्ची का जो खट्टर साहब ने काम किया वो बोला जा रहा है जी, वहां बोल रहे हैं लोग। तो हम तो इसलिए कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, इसी पे ही हम चुनाव के मैदान में। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों की आप लोगों की ओर से टिकट काट दिए गए। अब बताइए, आपके जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने उनका भी टिकट काट लिया। बड़ी मुश्किल से तो वो 2500 वोट से पिछली बार जीते थे, इस बार उनको भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा। तो ऐसे मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रदेश अध्यक्ष नेताओं पर? उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम। बहुत मजबूत मनोबल के आदमी है मोहन जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सबको चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन 10 सालों की ये जो सत्ता विरोधी लहर का सामना बीजेपी को यहां पर करना पड़ रहा है, उससे कैसे? 2014 में जब आप लोग सत्ता में आए प्रचंड तरीके से, 19 में फिर आप लोगों को गठबंधन वाली सरकार बनानी पड़ी, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने 5 उधर गई सीटें, 5 आप लोगों को मिली। तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि आपको लग रहा है कि बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाने में यहां पर कामयाब रह जाएगी? इस चुनाव में कैसे शासन किया हुड्डा जी ने, ये चीजें बाहर आ रही है। मिर्चपुर कांड कोई भूला नहीं है, उनके परिवार के लोग किस तरह का आतंक मचाते थे, ये चीजें भी बाहर आ रही है। चौटाला परिवार के लोगों ने किस तरह से काम किया था, ये चीजें भी बाहर आ रही है। और उनके समर्थक शैलजा जी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये चीजें भी बाहर आ रही है। ऐसा होता है क्या, एक सम्मानित नेता वो कांग्रेस में है जी, और दलित समाज से है, महिला है, और हुड्डा जी के समर्थक उनको अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, तो दलित समाज कैसे सहन करेगा जी? कैसे सहन करेगा? कुमारी शैलजा का मुद्दा अब आप लोगों ने पकड़ लिया है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले उसी कुर्सी पर बैठी थी जहां पर आप बैठे हुए हैं, उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी अपने लिए सुनहरे सपने नहीं देखे, उनके खून का एक एक कतरा वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। नहीं नहीं, वो कांग्रेस में है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, वो तो कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है ना। हम एक श्रृंखला गिना रहे हैं, बाबू जगजीवन राम जी का कांग्रेस ने अपमान किया, बूटा सिंह जी का अपमान किया, और अशोक तंवर का अपमान किया। कांग्रेस में ही थे, गर्दन तोड़ दी थी जी, उन्हें अस्पताल में भर्ती हुए। और शैलजा जी का अपमान,
तो समाज कैसे सहन करेगा जी अपमान? नहीं करेगा जी। 21% ये जो दलित आबादी है उस पर आप लोगों की निगाह है हरियाणा को लेकर खास तौर से, लेकिन कुमारी शैलजा यहां पर दावा कर रही हैं कि देखिए सरकार तो बनने वाली है कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी ने कोई कामकाज 10 सालों तक नहीं किया है। उनका यह भी कहना है कि अभी इंतजार कीजिए, चूंकि किसी का चेहरा अभी घोषित नहीं किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। उन्होंने कहा है कि देखते जाइए आगे होता है क्या। क्यों नहीं घोषित किया जी? कर देना चाहिए ना। पूछा नहीं आपने क्या? देखिए, मैं आपको निश्चित यहां कह रहा हूं कि कई बार सरकारें जब तीसरे टर्म में आती है तो लोग, जैसे मोदी जी अब तीसरे टर्म में आ रहे थे तो भाई कैसे आएंगे, 2 टर्म हो गए, एंटी इनकम्बेंसी आए ना हम तीसरे टर्म में। जनता का जो न्यूट्रल वोटर है वो ये देखता है कि अच्छा काम कौन करता है, ईमानदारी से काम कौन करता है, सुशासन कौन दे सकता है, विकास किसके पीरियड में ज्यादा होगा। मोदी जी की तो सरकार है ही केंद्र में। अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार से स्पीड काम की तेज होगी। हरियाणा का मतदाता समझदार है जी, फैसला बीजेपी के पक्ष में ही करेगा। आप लोगों को ये स्पीड बढ़ाने में कितना वक्त लगेगा? 10 साल तो हो गए हैं आपके शासन को, अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं और स्पीड देने के लिए जनता को दोबारा मौका देना चाहिए? नहीं, स्पीड तो बढ़ी है ना। आप हरियाणा में आप एक हमने डेटा कलेक्ट किया, अब दूसरे प्रदेशों का भी कर लेना। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 5 करोड़ से कम का काम हुआ है हरियाणा में। किसी और स्टेट का उठा लीजिए, कोई गांव ऐसा नहीं जो सड़क से नहीं जुड़ा। आप गवर्नेंस का हर कोई बिंदु उठा लीजिए, इतना शानदार गवर्नेंस दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट का काम हुआ है उसकी रफ्तार को बराबर रखने के लिए तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार हरियाणा की जागरूक मतदाता इसलिए वो बनाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, क्या ऐसा होगा ये देखना होगा। हालांकि आज तक लगातार हैट्रिक वाली सरकार हरियाणा में किसी भी पार्टी की नहीं बनी है। अब मैं आ जाती हूं कुछ और नेशनल मुद्दों पर जिस पर आप बहुत ज्यादा बोलना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, बार बार विपक्षी सांसदों की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये यू टर्न की सरकार हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भी मुद्दा हम लोग उठाते हैं इनके ऊपर दबाव डालते हैं तो देखिए फिर ये लोग किस तरह से, कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, लेटरल का मामला, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार आगे बढ़ी, फिर विपक्ष के दबाव में अपने आप को पीछे। वक्फ बोर्ड में क्या पीछे हुए उनको नहीं, समझ आप में लोगों को जेपीसी बनानी पड़ी है, लोगों की राय मांगनी पड़ रही है और उसके क्या बाद तो अब विपक्षी नेताओं की राय लेकर। जेपीसी तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है ना, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, उन्होंने कहा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मत लाओ, तो हम तो लाए ना। उनकी तरफ से कोई ज्यादा जेपीसी में भेजने की डिमांड नहीं आई। कुछ 2-4 विपक्षी दलों ने कहा, कांग्रेस ने तो कहा था मत लाओ, लेकिन हमने जेपीसी में उन्होंने कहा आप सुन लो, क्यों नहीं लाए? जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है वक्फ की जमीन पर, क्या उसका सर्वे नहीं होना चाहिए? क्या जिला कलेक्टर को अधिकार नहीं होना चाहिए? और मुझे लगता है कि गरीब मुसलमान इसके पक्ष में आ गया है। जो हमारे जगदम्बिका पाल साहब इसकी सुनवाई कर रहे हैं जेपीसी की, तो गरीब मुसलमान इसके पक्ष में आ गया जी। पक्ष के लोग भी बहुत बहुत कह रहे हैं बहुत अच्छा ये कदम उठाया नरेंद्र मोदी जी ने। अब लेटरल एंट्री पे आ जाएगी। तो बीजेपी कह रही है ना कि बहुत अच्छा नहीं, वो कह रहे हैं, हम एविडेंस दे रहे हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, बाकी पार्टियों को ले वो तो लीजिए, मेंबर सब हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। वो तो मेंबर हैं। बिल्कुल, जो एविडेंस देने आ रहे हैं, जो एविडेंस देने आ रहे हैं, संस्थाएं जो मुसलमान समाज से संबंधित हैं, वो कह रहे हैं अच्छा कदम उठाया मोदी जी ने। आपको अभी रिपोर्ट में समझ में आ जाएगा। विपक्ष का ये कहना है जब इनके पास कोई कामकाज का मुद्दा नहीं बचता है तो ये आ जाते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, और वक्फ बोर्ड को लेकर शुद्ध तौर पर वही पॉलिटिक्स बीजेपी की ओर से मौजूदा वक्त में की जा रही है। देखिए, कोई इंक्रोचमेंट करके बैठा है और कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ऐसा देश में हो सकता है क्या? एक तमिलनाडु में गांव है, वक्फ बोर्ड वाले एक दिन आए और एक बोर्ड लगा दिए कि ये पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो गांव का आदमी जमीन भी नहीं बेच सकता, खरीद भी नहीं सकता। एक बार वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगा दिया, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं। ऐसा थोड़ी होता है देश में, इसलिए वक्फ में अमेंडमेंट जरूरी था। अच्छा, उन्होंने किया था वक्फ में अमेंडमेंट, अंग्रेजों के जमाने से वक्फ में अमेंडमेंट आया, कांग्रेस ने किया, तो वो तो कर सकती है, हम नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी होता है। अब आपने लेटरल एंट्री की बात छेड़ दी, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। ये मनमोहन सिंह जी इंटरेस्टिंग है या मुसीबत बन गया आप लोगों के लिए? नहीं, मनमोहन सिंह जी क्या थे? लेटरल एंट्री नहीं थी। मैं कितने नाम गिना दूं लेटरल एंट्री?
सरकार संवेदनशील है इसलिए सुनती है, ये यू टर्न का विषय नहीं है। हम जनता की बात सुनते हैं, हमें लगता है इसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो सुधार की ओर बढ़ते हैं। संवेदनशील हो गई है या 240 के साथ कमजोर हो नहीं, गई है? संवेदनशील ही है। हमारे पास तो अभी उससे पहले भी हमने कई ऐसे मुद्दे हैं जहां हमें लगा कि इसमें सुधार जरूरी है, तो हमने ऐसे किए। 303 थे तब भी हमने किए, 303 थे हम तब भी हमने किए। मैं तो संसदीय कार्य मंत्री, मुझे पता है, बहुत से ऐसे मैं बता दूंगा, लेकिन इनकी तरह अड़ियल रुख हम नहीं रखते जी। जैसे अब अग्निवीर में जब हमने कहा कि हम सबको रोजगार देंगे, तो फिर भी भ्रम फैला रहे हैं। पहले तो उन्होंने यही कहा कि रोजगार नहीं मिलेगा, जब हम हमारे घोषणा पत्र में कह रहे हैं हम सबको रोजगार देंगे। और आपने अभी ठीक ठीक सही कहा कि राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर के कहा भाई ऐसे झूठ मत बोलो, 1 करोड़ के आसपास उनको सहायता मिली है। और सोशल मीडिया पे भी उनपे बहुत लोग टूटे भी, इतना झूठ कैसे बोल गए। तो ये तो झूठ बोलने वाली लेकिन एक हरियाणा पार्टी हो में गई ना। अग्निवीर का बड़ा मुद्दा बन रहा है, उससे कैसे निपटेगी सरकार? नहीं नहीं, हमने अग्निवीर के मामले में हमारे भी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में हमने कहा है कि अग्निवीर में जो भी लगेगा उसका रोजगार का पुख्ता प्रबंध करेंगे। अब दे आर हैप्पी, मैं पता लगा के आया हूं, दे आर हैप्पी नाउ। ये तो बीजेपी का है ना, आप कह रहे हैं पता नहीं, लगा, नहीं, आपके नेता आके नहीं, आपको नहीं, बता वो- देते होंगे कि वो नहीं, बड़े नहीं, खुश they are हैं। happy। मैं कल रोहतक में कुछ गांव में ही था, मैं मिला भी उनके, उन्होंने कहा जब रोजगार पक्का हो जाएगा। रोहतक के सांसद यहीं पर बैठे हुए थे, वो भी गिना कर गए हैं कि देखिए कितनी मुश्किल होने वाली है बीजेपी के किनको? लिए। अब रोहतक के सांसद को मुश्किल होने वाली है अब की बार इस विधानसभा चुनाव में। कैसे? मुझे लगता है 4 सीटें रोहतक, जिनका इनका हल्का पड़ता है ना लोकसभा का, उसमें 4 सीटें बीजेपी जीत रही है। अब रोहतक के सांसद सुन रहे हैं तो पता कर लेना चाहिए, 4 सीटें जीत रही बीजेपी। ठीक है, एक बार फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि बार बार ये यू टर्न ले रही है सरकार क्योंकि एकदम कमजोर हो गई है। तो आप लोग भी तो उस परसेप्शन को और हवा दे रहे हैं ना। अगर बार बार किसी मुद्दे पर आप आगे बढ़ते हैं, फिर जब विपक्ष इसको लेकर, देखिए विपक्ष पिछले 10 साल जो रहा और मौजूदा वक्त में जो है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो मुद्दों को उठाता है, आप लोगों को बैकफुट पर जाना पड़ता है तमाम क्या मुद्दों जरा को लेकर। ये 2 तो आपने मुद्दे बताए, हाँ। क्या ये मुद्दा पे सरकार को सुनना नहीं चाहिए था क्या? हमने 100 दिन में 100 डिसीजन लिए, कैसे कमजोर है सरकार? 100 दिन में 100 डिसीजन लिए हैं और मजबूत डिसीजन लिए, हर सेक्टर में लिए हैं, हर सेक्टर में लिए हैं। ये वक्त वाला डिसीजन भी उसी का ही पार्ट है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की रिपोर्ट को भी एक्सेप्ट करना उसी का ही पार्ट है। और हम सहमति बना रहे हैं दूसरे दलों से, वो भी इसी का ही पार्ट है। और कितने डिसीजन लिए, बड़े से बड़े डिसीजन लिए इन 100 दिनों में। बहुत मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। देश का जो एक सपना है कि हम 2047 तक देश को विकसित भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम तेजी से लग गए हैं। विपक्ष का काम है अब गिर जाएंगे, अभी गिरा देंगे, ये सपने हैं, ले वो सपने, उनका काम है सपने लेते रहना, हम हमारा काम कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये बहुत टेढ़ी खीर दिखाई देती है। ये बात सच है कि आज़ादी के बाद 4 चुनाव हुए 1952 से 67 तक, जब एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते थे, लेकिन उसके बाद इसको कराना संभव नहीं हुआ। तो आप लोग इसको लेकर कैसे आगे बढ़े हैं? कब तक उम्मीद इस बात की जा रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में कामयाबी आप लोगों को मिल जाएगी? अभी ये क्या, पहले तो कई बार कहते हैं ये बहुत हरी में ये सोच रहे हैं। 82 से, मैं तो लॉ मिनिस्टर हूँ इसलिए मैंने उसको डिटेल में देखा है। 82 से हाँ। सुझाव आ रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं हुआ देश में। जैसे आपने कहा 51 का चुनाव, 51, 52, देन 57, देन 62, 67, ये 4 चुनाव लोकसभा विधानसभाओं के एक साथ हो गए। बाद में सर्किल बिगड़ गया, इसलिए 82 में सुझाव आया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, चुनाव एक साथ कराइए लोकसभा और विधानसभा के। उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, चलता रहा। हमने जब ये रामनाथ कोविंद जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसमें लीगल एक्सपर्ट भी थे, हरीश साल्वे जैसे। और जैसे आपने कहा कि इसमें पेच आ रहे हैं, वो सारे पेचों पे हमने डिस्कशन किया है। हमने जो फॉर्मर चीफ कमिश्नर इलेक्शन के थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे भी राय ली है। और हमने फॉर्मर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ लेकिन ये इंडिया से भी होगा राय ली है, कैसे? इंडिया से भी राय ली है। हाँ, ये होगा कैसे? क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि अगर किसी एक साल में, जैसे अलग अलग महीनों में, अभी हमने देखा कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर, तो क्या सरकार का ये फैसला है कि कुछ करके एक ही साथ अगर अलग अलग राज्यों के हो रहे हैं तो एक साल में एक जो ही रिपोर्ट चुनाव, आई है ना, कैसे आगे बढ़ेंगे? जो रिपोर्ट आई है ना उनकी रिपोर्ट आई है कि लोकसभा
और विधानसभाओं के चुनाव पूरे देश में एक साथ कराए जाएं। हाँ। और 100 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हैं और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव हैं उनमें राज्यों को कराने पड़ते हैं, तो लॉजिस्टिक को देखते हुए उनको 100 दिन के अंदर अंदर वो भी करा लें। तो ये आपके 150 दिन या 170 दिन ये चुनाव के रहेंगे, लेकिन कुछ पूरे 5 सालों में के कार्यकाल या बढ़ाने पड़ेंगे या कुछ के घटाने पड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? वो तो सब संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं, उसके अनुसार चलेंगे। बाकी आप जो कह रहे हो कि फिर हंग आ गए तो क्या करोगे, तो उसका जो रिमाइंडर पीरियड है उसका चुनाव होगा। अभी क्या नहीं होता है, क्या उपचुनाव हुआ, उपचुनाव जैसे कोई आदमी की डेथ, कब से ये संभव हो सकता है? आप लोगों ने कुछ तो अपने लिए टाइम फ्रेम रखा होगा। नहीं, इसका टाइम फ्रेम तो जैसे ये जो कालखंड है मोदी जी का, जो जिसको वो कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा क्या कालखंड है, इसी कालखंड में होगा, देखना आप। और इसलिए रिपोर्ट एक्सेप्ट की है ना, तो कैबिनेट ने, हमने कोई सोच समझ के एक्सेप्ट की है। और राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हम 2 लोग जुड़े हुए हैं, किरण रिजिजू जी और मैं। इसी कालखंड से क्या तात्पर्य है आपका, कब से? ये जो कालखंड चल रहा है ना 2024 वाला, इससे अब 25 कह दो, 26 कह दो, 27 कह दो, इस कालखंड में होने वाला है ये चीजें। और इसमें डिलिमिटेशन कमीशन भी आएगा, इसमें सेंसस भी आएगा, इसमें ये विषय भी है। सब लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन लोग हैं इस पर चर्चा करेंगे। और राजनाथ सिंह जी के साथ हम लोग 2 लोग जोड़े हैं, किरण रिजिजू जी और मुझे, तो हम राजनीतिक दलों से भी बात कर रहे हैं। और आज आपने कई मीडिया में देखा भी होगा, एक प्रमुख राजनीतिक दल था जिसका विरोध था इस पे, उसने सहमति प्रकट की है कि नहीं मैं इसके सहमत हूं। ऐसे हम राजनीतिक दलों से बात करें, आप बताओ दिक्कत क्या है। उनको क्या लग रहा है कि प्रैक्टिकल नहीं है, हम उनको समझा रहे हैं कि प्रैक्टिकल है। कैसे प्रैक्टिकल? हमने साउथ अफ्रीका के का उदाहरण दिया, हमने अमेरिका का भी उदाहरण दिया, हमने कनाडा का भी दिया, और यहाँ भी प्रैक्टिकल है। हाँ, एक बार शुरू में करते समय कुछ चीजें करेंगे तो वो सहमति ले लेंगे ना उनसे। अब आम जनता ये सवाल आपसे जानना चाह रही है ना कि ये कैसे संभव है। आपने कहा इसी कालखंड में, अभी तो चुनाव संपन्न हुए हैं, अब ये बताइए 2029 तक आप लोगों का कार्यकाल है, ये कैसे संभव होगा? ये बताइए कि संविधान संशोधन करके इंदिरा जी ने हमारे लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई थी। ये संविधान संशोधन से जुड़ी हुई चीजें हैं। एक ही बार हुआ है ना? नहीं कि जब लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया, एक ही बार हुआ है। प्रावधान तो है ना जी, प्रावधान तो है ना। मैं ये कह रहा हूं, हम प्रावधान में सहमत कितने दल होते हैं उनकी सहमति बना रहे हैं। हम कोई हड़बड़ी में नहीं है ना जल्दी में है, हम देश हित में काम करने वाले लोग हैं, सहमति बना के करेंगे। आप देखिए ना, वुमेन रिजर्वेशन बिल कब से अटका हुआ था, हमने नहीं बनाई क्या सहमति? लोगों ने कहा हम फाड़ देंगे इस बिल को, नहीं होने देंगे, करा कि नहीं करा मोदी जी ने? ऐसे ही सहमति बना के करेंगे, आप देखना। तो ये 2029 में होगा, उसके आगे होगा, या 2047 का लक्ष्य? जो 29 तक ही तो कालखंड है। तो अभी तो आपकी सरकार आई है, आते ही कर दिया ना इसको, रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना, हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं। अब सहमति बनाना हमारा दूसरा स्टेप है, और इस दिशा में हम लग गए। आज ही बहुत पॉजिटिव एक नोट आया है, आपने देखा होगा, आप देखना, मैं बताऊंगा आपको। आप बता दीजिए, अब मंच पे है, लाइव जा रहा है कार्यक्रम। मीडिया में आया हुआ ना, दल है, दल का नाम हम इसमें लेने से थोड़ा ठीक नहीं है ना। अच्छा ठीक है, कार्यक्रम के हम आखिरी हिस्से में हैं। जल्दी से 2 और सवाल का मैं जवाब चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दी। ये माना जा रहा है कि ये जो भावनात्मक फैक्टर है वो उनके लिए बहुत काम करने वाला है। बीजेपी पर जब से वो आए हैं तब से लगातार निशाना साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस दांव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2 चीजें हैं। मैं तो एज ए लॉ मिनिस्टर देख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, उनके कार्यकर्ता समझते हैं आरोप मुक्त हो गए, दोनों में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भी दिल्ली में पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हूं, इतने पटाखे छोड़ेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। अब जब लगा कि भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है इन सारी चीजों का, दफ्तर नहीं जा सकते, आप फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, तो उन्होंने देखा यही ठीक है, चलो कुर्सी दूसरे को दे दो, वो उनका इंटरनल मामला। लेकिन बेल होना एक अलग बात है, आरोप मुक्त होना एक दूसरी बात है। इन्होंने बेल को आरोप मुक्त में बदलने का जो एक प्रयास किया, वो प्रयास दिल्ली में अब सफल नहीं होने वाला है। अच्छा, जिस जगह वो बैठे हैं उसी जगह अन्ना हजारे के साथ भी बैठे थे जी। वो अन्ना हजारे साहब से पूछो कि कैसे आदमी है, वो बताएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने इतनी बार चुन के उनकी सरकार भी बनवाई है, अब वो हरियाणा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो आपको फायदा पहुंचाएंगे, कांग्रेस को नुकसान करेंगे, या फिर क्या होने जा रहा है? अभी
आम आदमी की 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार अभी दिए हैं आम आदमी पार्टी के ही आदमी आपके राज्यसभा सामने के सांसद। मैं यहाँ बैठे सुन रहा था कि नहीं उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई है। भाई ये जब दिल्ली में 67 सीटें आई थी ना, तब भी अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ही बोल रहे थे। बीजेपी तो फिर सत्ता में आई, फिर तीसरी बार सत्ता में आई। ये पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा, मेरे समझ में नहीं आता। अब हरियाणा के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस से समझौता करने का प्रयास किया, हाँ। और इनके कांग्रेस के बड़े नेता ने ये कह भी दिया था कि भी हम समझौता करेंगे। अब इनको सीटों को लेकर के इनका विवाद हो गया, उसमें हम क्या करें भाई? आप 90 की 90 सीटों पे लड़िए, लड़ो ना आराम से, क्या दिक्कत क्या है? कौन मना कर रहा है? माना जा रहा है बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगे वो, क्योंकि सत्ता विरोधी जो लहर जो वोट है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं आप चुनाव लड़िए ना मजबूती से, मना कौन कर रहा है? वो तो अभी यही नहीं बता पाए कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बोला जो भी सामने आएगा लड़ेंगे। तो ऐसे तो आपने कई जगह लड़े हैं, गोवा में भी लड़ा चुनाव। ऐसे चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है जी। देखिए, आम आदमी पार्टी का चरित्र भी जनता के समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, पार्टियों में फूट भी डाल रहे हैं। ये भी उनके समझ में आ गया कि ये तो बड़ी बड़ी बातें करके दो पार्टियों को भी लड़ा रहे हैं, पार्टी के अंदर भी फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी पार्टी में फूट? अभी आज प्रश्न किए ना उन्होंने प्रश्न किए, क्या उससे संबंधित प्रश्न थे? उनके पॉलिटिक्स से संबंधित। मैं प्रश्न करता हूं, चलो अरविंद केजरीवाल जी से। उन्होंने कहा मैं छोटी गाड़ी में बैठूंगा। वो बड़ी गाड़ी में क्यों बैठे? उन्होंने कहा मैं छोटे बंगले में रहूंगा। बड़ा घर क्यों बनाया? ये क्या प्रश्न है जी? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते ये बताइए, किस आधार पे आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में हैट्रिक लगाएगी बीजेपी? गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये दो ही हमारे पिलर हैं, इसी से चलेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। और केंद्र की सरकार कमजोर नहीं है, 240 सीटों के बावजूद बहुत मजबूत सरकार है जी केंद्र की। और कितने, मैंने कहा ना 100 दिन में 100 डिसीजन ले लिया हमने। अगले 100 दिन में और बड़े डिसीजन भी लेंगे और भारत को विकसित भारत बना करके ही छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आज तक के इस मंच पर आने के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर बेबाक इनकी ओर से राय जाहिर की गई। अब क्या वास्तव में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचेगी यहाँ पर बीजेपी, या फिर कोई और पार्टी बाजी मार ले जाएगी? इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।